हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारा जीके फाउंडेशन बैच है जनरल नॉलेज का, जिसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। और ये इतिहास है हमारे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का, कैसे निर्माण हुआ पृथ्वी का, उन सब चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट से पढ़े थे हमने। और पिछली वीडियो में हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें मिस्र की, रोमन की और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके बारे में चर्चा की थी। विश्व और भारत का इतिहास, क्लास नंबर हमारी 11। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच है दोस्तों जीके हिस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीजों के बारे में हम पढ़ चुके थे, अवसान के बारे में पिछले वीडियो में, है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ, कब्रा क्या हुआ, कंकाल क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता, यूनानी शब्द, ये जो इसका माप चित्र था, इन सभ्यताओं के बारे में हम यहाँ पर, रोमन के बारे में, मानव इतिहास में कब किन चीजों का इतिहास था, कब किस चीज का आविष्कार हुआ, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर प्राचीन मिस्र के बारे में पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम मिस्र में जो पिरामिड्स बनाए जाते हैं उनकी आकृतियों के बारे में पढ़ चुके थे। तो पिछली क्लास में हम इनके बारे में जानकारी ले चुके थे। अब चर्चा करते हैं मैन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट कि जो प्राचीन इजिप्ट है हमारा, उसका मुख्य इतिहास क्या है। प्राचीन मिस्र का, इजिप्ट इजिप्ट बोला था दोस्तों मिस्र देश को। एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र का क्या मैन हिस्ट्री है, मैन मुख्य इतिहास क्या था, उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। पेलियोलिथिक काल के उत्तरार्ध तक उत्तरी अफ्रीका की शुष्क जलवायु तेजी से गर्म और शुष्क हो गई, जिसने इस क्षेत्र की आबादी को नील नदी घाटी के किनारे किनारे बसने पर मजबूर कर दिया। और करीब 120,000 साल पहले मध्य प्लीस्टोसीन के अंत से खानाबदोश आधुनिक मानव शिकारियों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया। तब से नील नदी मिस्र की जीवन रेखा रही है। ये जो नील नदी थी वो उन मिस्र देश के और मध्य प्लेटोस्टोन जो थे, वहां के आधुनिक मानव शिकारी थे, उनके बीच में क्या हो गई, इस तरह हो गई। नील नदी के उपजाऊ बाढ़ मैदान ने लोगों को एक बसी हुई कृषि अर्थव्यवस्था और अधिक परिष्कृत केंद्रीकृत समाज के विकास का मौका दिया, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक आधार बना। जो नील नदी थी उस क्षेत्र की, वो एक मानवीय इतिहास है। वहां की कृषि अर्थव्यवस्था, परिष्कृत केंद्रीकृत क्षेत्र, उन सभी विकास, उन सभी क्षेत्रों को वहां पर जोड़ा गया। फिर बात आती है पूर्व राजवंशीय अवधि कि पूर्व राजवंशीय अवधि कब तक चली थी। ये जो पूर्व राजवंशीय और आरंभिक राजवंशीय समय है, ये मिस्र की जलवायु आज की अपेक्षा बहुत कम शुष्क थी। मिस्र के विशाल क्षेत्र सवाना, मिस्र के विशाल क्षेत्र सवाना वृक्षों से भरे हुए थे, और वहां चरने वाले अंगुलेट के झुंडों का विचरण हुआ। और उन जो विशालकाय वृक्ष थे उनको चरने के लिए अनुग्लेकेट के झुंडों का विचरण हुआ करता था। पर्ण और जीव सभी परिदृश्यों में अधिक उर्वर थे। वहां के पर्ण और जो जीव थे सभी परिप्रदेश में अधिक उर्वर थे। और नील नदी क्षेत्र ने जल पक्षी की बड़ी आबादी की मदद की, एवं वहां जो नील नदी क्षेत्र थे वहां के जल पक्षियों की बड़ी आबादी की मदद की। मिस्र के लोगों के बीच शिकार आम रहा होगा, यानी आम तरीके से मिस्र के लोगों ने शिकार किया होगा। और शायद इसी समय कई पशुओं को पालतू बनाया गया होगा, और पशुओं को पालतू रूप में वहां पर पाला गया होगा, रखा गया होगा। फिर बात आती है 5500 ईसा पूर्व तक नील नदी घाटी में रहने वाले छोटी जनजातियां संस्कृतियों की एक श्रृंखला में विकसित हुई, जो उनके कृषि और पशुपालन पर नियंत्रण से पता चलता है। जो उनके कृषि और पशुपालन पर नियंत्रण से पता चलता है। और उनके मिट्टी के पात्र और व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे कंघी, कंगन और मोतियों से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऊपरी मिस्र की इन आरंभिक संस्कृतियों में सबसे विशाल बाजारी को इसकी उच्च गुणवत्ता वाले चीनी मिट्टी की वस्तुओं, पत्थर के उपकरण,
तांबे के अनेक उपयोग के लिए जाना जाता है और तांबे को उसके उपयोग के लिए भी जाना जाता है। उत्तरी मिस्र में जो साउथ मिस्र है हमारा, यहाँ पर ना नॉर्थ मिस्र है, उत्तरी मिस्र में बदारी के बाद अमरेसन और गर्जियन संस्कृतियां आई, जिन्होंने कई बेहतर तकनीकों को प्रदर्शित किया। गर्जियन समय में आरंभिक सबूत कनान और बिब्लोस तट के साथ साथ संपर्क होने को सिद्ध करते हैं कि उनका जो इतिहास था उस इतिहास के बारे में वहां पर चर्चा की गई। उन जो समावेशन किया गया, मिस्र की जो राजधानी थी और मिस्र और रोमन सभ्यताओं का जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उन सभी चीजों को मिला करके रखा गया तथा नील नदी को उनसे जोड़ा गया। दक्षिणी मिस्र में बदारी के समान ही नकाड़ा संस्कृति का और 4000 ईसा पूर्वी के आसपास नील नदी के किनारे विस्तार शुरू हुआ। नकाड़ा में अवधि के समय से ही पूर्व राजवंशीय मिस्र इथियोपिया से ऑब्सिडियन का आयात करता था, जिसका प्रयोग चिंगारी से ब्लेड और अन्य वस्तुओं को आकार देने में किया जाता था। चिंगारी उत्पन्न करके ब्लेड बनाना और अन्य हथियार बनाना, औजार बनाना, उन सब का उपयोग किया जाता था। लगभग 1000 वर्ष की अवधि के दौरान नकाड़ा संस्कृति चंद छोटे कृषक समुदाय से विकसित होकर एक शक्तिशाली सभ्यता में तब्दील हो गई, जिसके नेताओं का जनता और नील नदी घाटी के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण था। सत्ता के केंद्र की स्थापना पहले हीराकोनपोलिस और फिर बाद में अबिडोस में करते हुए नकाड़ा के शासकों ने मिस्र के अपने नियंत्रण को नील नदी के उत्तर की ओर विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण में नूबिया के साथ भी कारोबार किया, पश्चिम में पश्चिमी रेगिस्तान के औस से और पूर्व में पूरी भूमध्य सागर की संस्कृतियों के साथ साथ उनका विस्तार किया, ताकि वो जो सभ्यताएं थी एक दूसरे से जुड़ी रहे। साथ के साथ इसमें देखते हम जो नकाड़ा संस्कृति थी, नकाड़ा संस्कृति ने भौतिक वस्तुओं का विविधता के साथ उत्पादन किया। जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, जो संस्कृति थी वहां की, उसके अनुसार जिन वस्तुओं का उत्पादन किया गया, बनाया गया और उनको उपयोग में लिया गया, तो उन भौतिक वस्तुओं को विविधता के साथ उत्पादन किया। जो कुलीन वर्ग की बढ़ती ताकत, कुलीन वर्ग होता है संपन्न लोग, उनकी बढ़ती ताकत और संपत्ति को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें शामिल थे चित्रित मिट्टी के बर्तन यानी प्रिंट किए गए मिट्टी के बर्तन, उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर के सजावटी गुलदस्ते, हाई क्वालिटी के सजावटी गुलदस्ते, कॉस्मेटिक पट्टियां, सोने के गहने, लापियस और हाथी दांत। उन्होंने एक सेरामिक ग्लेज भी विकसित किया जिसे फाएस के रूप में जाना जाता है, जिसका रोमन काल में कप, ताबीज और मूर्तियों को सजाने में काफी इस्तेमाल होता था। पूर्व राजवंशीय काल के अंतिम चरण के दौरान नकाड़ा संस्कृति ने लिखित प्रतीकों का उपयोग करना शुरू किया, जो अंततः प्राचीन मिस्र की भाषा लिखने के लिए हीरोग्लिफ्स की एक पूरी प्रणाली में विकसित हो गया और वो बढ़ता गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्र के पुजारी मेनेथो, मिस्र के एक पुजारी हुआ करते थे मेनेथो नाम के, उसने मेनेस के फैराओ की लंबी कतार को अपने समय में 30 राजवंशों में समूहित किया। एक ऐसी प्रणाली जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है और एक ऐसी प्रणाली का जन्म दिया जिसका इस्तेमाल आधुनिक युग में भी किया जा रहा है। उसने मैनी या ग्रीक में मेनेस, जिसको ग्रीक में मेनेस बोला जाता है, नाम के राजा के साथ अपना आधिकारिक इतिहास शुरू करना पसंद किया, जिसने मान्यता अनुसार ऊपरी और निचली मिस्र के 2 साम्राज्य को एकजुट किया। और फिर उन्होंने क्या किया, ऊपरी और निचली मिस्र के साम्राज्य को एकजुट करना शुरू किया और इस ईसा पूर्व में 32 ईसा पूर्व के एक एकीकृत राज्य के रूप में परिवर्तन वास्तव में प्राचीन मिस्र के लेखक जितना हमें विश्वास दिलाते हैं उससे कहीं ज्यादा क्रमिक रूप से हुआ। और मेनेस का कोई समकालीन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जो मेनेस था उसका इतना कोई समकालीन, कोई व्यवस्थापूर्ण, इतना अच्छा रिकॉर्ड वहां पर उपस्थित नहीं है जितना इतिहास में उसको बताया
गया है। तथापि कुछ विद्वानों का अब मानना है कि जो मिथकीय मेनेस है वो वास्तव में फैरो नार्मर हो सकता है, जिसे वैदिक नार्मर रंग पट्टिका पर एकीकरण की एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में शाही राज चिन्ह पहने हुए दिखाया गया है। 3150 ईसा पूर्व के आसपास 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक राजवंशीय अवधि में प्रथम राजवंशीय फेराओं ने मेम्फिमस में राजधानी की स्थापना करते हुए निचले मिस्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, जहां से वो श्रम शक्ति और उर्वरक डेल्टा क्षेत्र की कृषि के साथ साथ लेवाट के लाभदायक और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रारंभिक राजवंशीय काल के दौरान फेराओं की बढ़ती ताकत, जो फेराओं के लोग थे उनकी बढ़ती ताकत और संपत्ति की झलक आबिडोस में उनके विस्तृत मस्तबा कब्रों, मुर्दाघरों से दिखती है, जिसका प्रयोग मृत्यु के बाद फेरो के देवत्व प्राप्ति का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। फेराओं द्वारा विकसित शासन की मजबूत संस्था ने भूमि, श्रम और उन संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को वैध ठहराने का काम किया, जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यकता थी और उनमें जानी जाती थी। प्राचीन साम्राज्य के दौरान वास्तुशिल्प, कला और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक विकास किए गए। यानी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी, तकनीकी, जिसे पूर्ण विकसित केंद्रीय प्रशासन द्वारा संभव वर्धित कृषि उत्पादकता ने गति दी। विजीर के दिशा निर्देश के अंतर्गत विजीर वहां के जो साम्राज्य राजाओं को बोला जाता था ना, विजीर के दिशा निर्देश के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों ने कर एकत्रित किया और फिर वहां पर राज्य में टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी वहां के लोगों के ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया और उस कर को एकत्रित किया जाने लगा। फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समन्वित किया और सिंचाई की जो परियोजनाएं थी उनको क्रियान्वित किया, बढ़ाया, ताकि कृषि और भी अच्छे से सुधार हो सके और अच्छे से कृषि हो सके। निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए किसानों को भर्ती किया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नया न्याय प्रणाली की स्थापना की, ताकि लोगों में शांति और व्यवस्था बनी रहे, कोई एक दूसरे से दंगा ना करे, भड़काव ना हो, उनके लिए कानून प्रशासन की व्यवस्था की गई। एक उत्पादक और स्थिर अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधनों द्वारा यह राज्य विशाल स्मारकों के निर्माण को प्रायोजित करने और शाही कार्यशालाओं में कला के असाधारण कार्य शुरू करने में सक्षम हुआ। जोसर, खुफू और उनके वंशज द्वारा निर्मित पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उसे नियंत्रित करने वाले फेराओं की शक्ति के सबसे यादगार प्रतीक है, सबसे यादगार चित्रित माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ये देखो, प्राचीन साम्राज्य का जो ओल्ड किंगडम था उसमें बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में वहां के जो राजा थे, है ना, मिस्र के इस्तुबुद्दीन जो भी थे, उनका यहाँ पर एक हमको पत्थर में मूर्ति नुमा चित्र मिला ना, इस प्रकार की आकृति वहां पर हमें मिली जो पत्थर में बनी हुई थी। ठीक है, उस आर्ट्स कला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक केंद्रीय प्रशासन के बढ़ते महत्व के साथ ही शिक्षित लेखकों और अधिकारियों का एक नया वर्ग पैदा हुआ, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए फेरो द्वारा संपदा प्रदान की गई। फेराओं ने अपने मुर्दाघर संप्रदाय और स्थानीय मंदिरों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनें प्रदान की
कि इन संस्थाओं के पास फैरो की मृत्यु के बाद उसकी पूजा करने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद हो। जो फैरो एक तरह से वहां का धार्मिक पुजारी को माना जाता है, वो जो धार्मिक पुजारी था उसको इतना अधिकार दिया गया, वहां की संपदा दी गई, जमीन दी गई, और उसको ये अधिकार दिया गया कि उसके मरने के बाद उसके जो भी भक्त होंगे वो उस पूजा को, उस मंदिरों को आगे बढ़ा सके। प्राचीन साम्राज्य के अंत तक इन सामंती प्रथाओं की 5 शताब्दियों ने धीरे धीरे फैरो की आर्थिक शक्ति का क्षरण किया, जो अब एक विशाल केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखने में सक्षम था। जैसे जैसे फैरो की शक्ति क्षीण होती गई, नोमार्क कहलाने वाले क्षेत्रीय गवर्नरों ने फैरो के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया। इन हालातों के साथ साथ 2200 और 2150 ईसा पूर्व, इन हालातों के साथ साथ 2200 और 2150 ईसा पूर्व के बीच पड़ने वाले गंभीर सूखे के अंततः देश को एक 140 वर्षीय अकाल, उस समय 140 वर्षों का अकाल पड़ा था रोमन और मिस्र देशों में, और संघर्ष की अवधि में धकेल दिया, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। इसे प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद प्रथम मध्यवर्ती काल आता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इजिप्ट। देखिए, प्रथम मध्यवर्ती काल इजिप्ट का, मिस्र का क्या रहा? वहां पर 140 वर्षों का अकाल पड़ा, जमीनें बंजर हो गई, खाने पीने के लिए अनाज नहीं हुआ, पानी की व्यवस्थाएं खराब हो गई, है ना। धीरे धीरे वहां के हाल खस्ताल हो गए, और 140 वर्षों के अकाल के बाद एक नए युग का निर्माण हुआ, नई व्यवस्थाएं बनी, नई चीजों का आरंभ हुआ। उन सबके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्राचीन राजवंश के अंत में मिस्र के केंद्र सरकार के ढहने के बाद प्रशासन देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने या सहारा देने में असमर्थ था। क्षेत्रीय गवर्नर संकट के समय मदद के लिए राजा पर भरोसा नहीं कर सकते थे, और भावी खाद्यान्न की कमी, राजनीतिक विवादों ने अकाल और छोटे पैमाने पर गृह युद्ध का रूप ले लिया। कठिन समस्याओं के बावजूद फैरो के प्रति बिना सम्मान के स्थानीय नेताओं ने अपनी नई प्राप्त स्वतंत्रता का इस्तेमाल प्रांतों में सौपन संस्कृति की स्थापना के लिए किया। एक बार अपने संसाधनों पर खुद का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ये प्रांत बोलते हैं राज्य और साम्राज्यों को ना, आर्थिक रूप में अपेक्षाकृत समृद्ध हो गए। एक तथ्य जो सभी सामाजिक वर्गों के बीच बड़े और बेहतर अंतिम संस्कार द्वारा प्रदर्शित था। रचनात्मक की धारा में प्रांतीय कारीगरों ने सांस्कृतिक रूपांकनों को अपनाया और तराशा, जो पहले प्राचीन साम्राज्य के प्रभुत्व में प्रतिबंधित थे, और लेखकों ने ऐसी साहित्यिक और शैलियों का विकास किया जिसमें उस काल का आशावाद और मौलिकता का परिलक्षित होता था। यानी धीरे धीरे जो प्रथम मध्यवर्ती काल है उसमें उन्होंने 140 वर्षों के काल के बाद धीरे धीरे अपने आप को संभाला, खुद को डेवलप किया और अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारा। फैरो के प्रति अपनी वफादारी से मुक्त स्थानीय शासकों ने, अब फैरो जो वहां का एक तरह से धार्मिक व्यक्ति था, पुजारी था, धर्म का नेता था, तो उसकी वफादारी के प्रति मुक्त स्थानीय शासकों ने क्षेत्रीय नियंत्रण और राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे से होड़ लेनी शुरू की। 2160 ईसा पूर्व तक हेराक्लियोपोलिस के शासकों ने निचले मिस्र पर नियंत्रण रखा, जबकि थेब्स आधारित एक प्रतिद्वंदी कबीले एंटेफ परिवार ने ऊपरी मिस्र का नियंत्रण ले लिया। जैसे जैसे एंटेफ की शक्ति में वृद्धि हुई और उसने अपना नियंत्रण उत्तर की ओर बढ़ाया, तो दोनों प्रतिद्वंदी राजवंशों के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। तो धीरे धीरे जो दोनों प्रतिद्वंदी राजवंश थे उनके बीच में संघर्ष आगे बढ़ने लगा। लगभग 2055 ईसा पूर्व नेबेपेट्रे मंटुहोटेप के सेनापतित्व में थेबन बलों ने अंततः हेराक्लियोपोलिटन शासकों को हरा दिया और दोनों प्रदेशों को पुनः एकीकृत करते हुए आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल का शुभारंभ किया, जिसे मध्य साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, और उसे मध्य साम्राज्य के रूप में जाना लगा। और जो मध्य साम्राज्य था उसी से दोबारा वापस पुनः एक नए मिस्र का निर्माण हुआ, नए इजिप्ट का निर्माण हुआ।
ये देखो मध्य साम्राज्य है, अमेनेमेट थर्ड मध्य साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। ये जो यहाँ पर जो चित्रकारी दी गई है, मिडिल किंगडम ऑफ इजिप्ट, मध्य साम्राज्य का ये राजा था अमेनेमेट थर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं सर। मध्य साम्राज्य के फेराव ने देश की समृद्धि और स्थिरता को बहाल किया और इस तरह कला, साहित्य और विशाल इमारतों की परियोजनाओं के पुनरुत्थान को प्रेरित किया। मंटूहोटेप सेकंड द्वितीय और उसके 11वें वंशज के उत्तराधिकारियों ने थेब से शासन किया, लेकिन 12वें राजवंश की शुरुआत में 1985 ईसा पूर्व के आसपास वजीर अमेनेमेट प्रथम ने सत्ता संभालते हुए देश की राजधानी को फैयूम स्थित इस्टावी शहर स्थानांतरित कर दिया। इस्टावी से 12वें वंश के फेराव ने क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दूरदृष्टि के साथ भूमि सुधार, सिंचाई की योजना बनाई। इसके अलावा सेना ने खदानों को और सोने की खानों से समृद्ध नूबिया के क्षेत्रों को फिर से जीत लिया वहां की सेना ने। जबकि विदेशी हमले के खिलाफ सुरक्षा के लिए मजदूरों ने पूर्वी डेल्टा में एक रक्षात्मक संरचना का निर्माण किया, जिसे वॉल्स ऑफ द रूलर बोलते हैं, शासक की दीवारें कहा गया। सैन्य और राजनीतिक सुरक्षा और विशाल कृषि और खनिज संपदा बहाल करने के बाद इस देश की आबादी, कला और धर्म का उत्कर्ष होने लगा। देवताओं के प्रति प्राचीन साम्राज्य के संप्रदायवादी नजरिए के विपरीत मध्य साम्राज्य में व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा के भाव में वृद्धि का अनुभव किया गया और जिसे पुनर्जन्म का लोकतंत्रीकरण कहा जा सकता है, जिसमें सभी लोगों के पास एक आत्मा है और मृत्यु के बाद देवताओं के सानिध्य में उनका स्वागत किया जा सकता है। मध्य साम्राज्य के साहित्य में परिष्कृत विषय और पात्र प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें विश्वस्त और भावपूर्ण शैली में लिखा गया है, और उस काल की नक्काशी और मूर्ति कला ने सूक्ष्म व्यक्तिगत विवरणों को उकेरा, जिसने तकनीकी पूर्णता की नई ऊंचाइयों को छुआ और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर बात आते हैं यहां पर मध्य साम्राज्य की। मध्य साम्राज्य का अंतिम महान शासक अमेनेमेट थर्ड ने डेल्टा क्षेत्र में एशियाई आदिवासियों को अपने विशेष रूप से सक्रिय खनन की प्रक्रिया होता है, खोदने की, है ना, और निर्माण अभियानों के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करने की अनुमति दी। निर्माण और खनन की इन महत्वाकांक्षी गतिविधियों ने बहरहाल बाद में उसके शासनकाल में अपर्याप्त नील नदी की बाढ़ के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को तनावपूर्ण बना दिया और 13वें और 14वें राजवंशों के दौरान धीमे पतन के साथ दूसरे मध्यवर्ती काल में प्रवेश को प्रेरित किया। इस पतन के दौरान एशियाई आदिवासी विदेशियों ने डेल्टा क्षेत्र का नियंत्रण हथियाना शुरू किया और अंततः मिस्र में हिप्पोसस के रूप में सत्ता में आने लगे और वहां पर धीरे धीरे सत्ता का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी मिस्र और रोमन के मेसोपोटामिया सभ्यता, वहां के विकास और मध्य आधुनिक काल की थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।